आज फिर बहू बड़ी उदास आई है मायके से। लगता है कि फिर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। दामिनी जी मायके से लौटी अपनी बहू रूपा का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी। जब से समधी जी का स्वर्गवास हुआ है, हमेशा ही ऐसा होता है। रूपा जाती तो मायके बड़े शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौट आती है और दूसरा दुखी लौटती है। एक दो बार पूछा भी दामिनी जी ने रूपा से कि क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन रूपा कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल जाती। और आज भी वो जल्दी ही मायके से वापस आ गई, और जब से आई तब से चेहरे पर ना जाने उदासी के कितने बादल छाए हुए थे। रूपा रसोई में चाय बना रही थी। दामिनी जी पानी लेने रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि रूपा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। दामिनी जी ने सोचा कि वो रूपा को कलेजे से लगाकर कुछ पूछे, लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गई। अपनी प्यारी बहू की आंखों में आंसू देखकर तो उनका कलेजा कांप उठा, क्योंकि दामिनी जी रूपा को बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। उस समय तो दामिनी जी चुपचाप बाहर चली आई, लेकिन उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। जब रूपा बाहर चाय लेकर आई तो दामिनी जी से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, क्योंकि रूपा की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रूपा बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ ना निकालना, लेकिन बेटा मुझको तुम्हारा मायके से वापस आने पर ये उदास परेशान चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बात तो जरूर है, वरना हमारी बहू इतनी जल्दी परेशान होने वाली नहीं। क्या मुझको नहीं बताओगी अपनी परेशानी? दामिनी जी रूपा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। एकाएक रूपा दामिनी जी से लिपटते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं 2 वर्षों से सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई। मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाई। मम्मी बहुत परेशान है। ये कहते कहते रूपा के मुंह से सिसकियों की आवाज निकलने लगी और वो बीती हुई यादों में खो गई। रूपा, पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया राजेश का फोन आधी रात को आया। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? रूपा तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलख ही उठी। बहना, बिल्कुल सच बात है ये, राजेश रोते हुए बोला। रोते बिलखते रूपा मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपट कर बिलख बिलख कर रो पड़ी। रूपा की तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि रूपा दोनों भाइयों से छोटी थी और इसीलिए अपने पापा की बहुत ज्यादा लाडली थी। लेकिन ईश्वर के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार सब क्रियाकर्म के बाद रूपा जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई। और जब वो दोबारा मायके गई तो वहां बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों भाई और भाभियों में घर और दुकान की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी चल रही थी, और दशा यहाँ तक बिगड़ गई थी कि दोनों ही भाई और भाभियां मम्मी को रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रूपा को तो समझ में ही नहीं आया कि जिस घर में हर समय प्यार बरसता था, वहां अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद कि प्राणों से प्यारी माँ की भी अवहेलना। टूट सी गई रूपा। उसने दोनों भाइयों और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो लोग उसकी बात मान जाएं, लेकिन अब तो वो लोग अपनी दुलारी बहन की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। रूपा को सबसे ज्यादा कष्ट अपनी माँ कावेरी को लेकर होता, जो कि बेचारी ना घर की रही थी ना घाट की। दोनों भाभियां एक एक समय बहुत एहसान जताकर खाना देती, वो भी बासी। कावेरी जी इस परिस्थिति में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ज्यादा सीधी और सरल थी। और तो और जो भाभियां पहले उसको मायके आने पर हाथों हाथ लेती थी, वो अब रूपा के मायके आने पर अक्सर मुंह बनाते देखी जाती। वो दोनों ही ना रूपा को खाना पूछना चाहती, ना ही चाय नाश्ता। लेकिन उसको अपने अपमान की नहीं, बल्कि माँ की बहुत ज्यादा चिंता होती। रूपा जब भी मायके आती तो सोचती कि चलो कुछ दिन तो माँ के पास अच्छे से बिता लेगी, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर इतना ज्यादा दुखी हो जाती कि जल्दी ही वापस भी चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाए जाती कि भले उसका मायके में मान सम्मान ना हो, पर वो काश अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। भाई भाभी तो अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जीने ही लगे थे। अचानक रूपा के मुंह से बहुत जोर जोर से सिसकियां निकलने लगी। रूपा बेटा, तुम इतना ज्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रखा। इस माँ को भूल गई थी क्या? तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख। हम कल ही समधन जी को लेने चलते हैं, और अब समधन जी हमारे साथ ही रहेंगी। दामिनी जी रूपा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिरा रही थी। लेकिन मम्मी जी, ये संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर कहाँ रह सकती है? लोग तो कहते हैं
कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। रूपा परेशान होते हुए बोली, क्यों नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कहा? दामिनी जी रूपा को समझाते हुए बोली, वो जमाना बीत गया बेटा, जब लोग इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास करते थे कि माँ बाप बेटी के घर पानी नहीं पीते। मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फोन कर दो कि वो अपना जरूरी सामान पैक कर ले। हम लोग कल ही उनको लेने के लिए चल रहे हैं, बस और हम कुछ भी नहीं जानते। दामिनी जी दृढ़ संकल्पित होकर बोली, थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझको बहुत बड़े अंतर्द्वंद से बचा लिया। मैं मम्मी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझसे मम्मी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। रूपा फिर से दामिनी जी के गले से लिपट गई। पागल कहेंगी, मम्मी भी कहती हो और अपना दुख भी छुपाती हो। मम्मी से भला बच्चे कुछ छुपाते हैं? तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं? दामिनी जी ने मुस्कुराकर पूछा। जी मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। रूपा तो जैसे कृतज्ञ भाव से निहाल ही हुए जा रही थी और वो अपनी मम्मी को फोन मिलाने लगी। हेलो मम्मी, हम लोग कल आपके पास आ रहे हैं आपको लेने के लिए। आप अपनी जरूरत भर का बस कुछ सामान रख लीजिए, रूपा ने अपनी माँ कावेरी जी से कहा। रूपा ने दामिनी जी के कहने पर फोन स्पीकर पर रख दिया था। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? एक माँ बेटों के होते हुए भी अपनी बेटी के पास कैसे रह सकती है? ये अपने समाज की रीत नहीं है। कावेरी जी थोड़ा दुखी होकर बोली, समधन जी, अब जमाना बदल गया है। जब पूत कपूत निकल जाए तो बेटियों के पास रहने में कोई भी बुराई नहीं है। रूपा ने तो इतने दिनों तक माँ की सारी परिस्थिति मुझसे छुपा कर रखी। अगर मुझको पहले से पता होता तो मैं तो कब का आपको वहां से ले आती। ऐसे बेटा बहू के पास तो एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, जिनकी आंखों का पानी ही मर गया हो। दामिनी जी के शब्दों से रूपा के भाई भाभी के लिए नफरत छलक रही थी। लेकिन फिर भी समधन जी, आखिर मेरी अब उम्र ही कितनी बची है, जैसे तैसे गुजार ही लूंगी। मैं तो भगवान से हमेशा ही यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझको भी जल्दी से वो रूपा के पापा की ही तरह अपने पास बुलाकर इस जिल्लत भरी जिंदगी से बचा ले। कावेरी जी का दिल ये बात कहते हुए जार जार रोने को हो रहा था। मम्मी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं पापा को तो इतनी जल्दी खो ही चुकी हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। रूपा तो फोन पर रोने ही लगी। समधन जी, हम कुछ नहीं जानते, हम लोग कल आपको लेने आ रहे हैं। और हाँ, अगर आपके बेटा बहू आपको रोकते हैं तो मैं बिल्कुल भी जिद नहीं करूंगी। इतना कहकर दामिनी जी ने फोन रख दिया। अगले दिन रूपा दामिनी जी के साथ माँ को लेने पहुंच गई, लेकिन रूपा के ये कहने के बावजूद भी कि भैया भाभी, हम लोग मम्मी को हमेशा के लिए अपने पास ले जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शायद वो लोग कावेरी जी को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे। दामिनी जी और रूपा कावेरी जी को अपने साथ लेकर चली आई, लेकिन चलते चलते कावेरी जी ने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बेटे बहू की करतूतों को देखकर उन लोगों को धमकी भी दे डाली कि तुम लोग जिस तरह से मेरे पति की कमाई को हड़प कर फूल रहे हो ना, उसको तो मैं कोर्ट के द्वारा बहुत जल्दी हासिल कर लूंगी। ऐसे कपूत होने से तो अच्छा था कि भगवान हमको सिर्फ बेटी ही देता। रूपा और दामिनी जी कावेरी जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती। कावेरी जी का मन रूपा के बच्चों और दामिनी जी के संग लग गया। कावेरी जी ने समय के साथ बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि उनके साथ उनकी समधन और बेटी दामाद का साथ जो था, और उन्होंने अपने बेटे बहुओं के खिलाफ जायदाद के लिए मुकदमा भी दायर कर दिया। मामला बिल्कुल साफ था, क्योंकि पति के बाद उसकी संपूर्ण संपत्ति की मालकिन उसकी पत्नी होती है। कावेरी जी को न्याय मिला और उनके बेटे बहुओं को अपनी करनी का फल मिल चुका था, और बहुत जल्द कावेरी जी ने अपनी सारी संपत्ति रूपा के बहुत मना करने के बावजूद भी ये एग्रीमेंट करके लिख दी कि मेरे मरणोपरांत मेरी संपूर्ण संपत्ति की मालकिन मेरी बेटी है। जबकि रूपा ने बहुत कहा कि मम्मी, हमें आपकी कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए, बस आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा था। समय बीता, कावेरी जी भी भगवान को प्यारी हो गई। रूपा ने माँ की संपत्ति से कावेरी फाउंडेशन नाम का एक फाउंडेशन गरीबों और बेटे बहू के सताए वृद्ध लोगों की मदद के लिए खोल दिया, और आज वर्षों बाद भी कावेरी फाउंडेशन गरीबों और वृद्ध व्यक्तियों की मदद के लिए हर समय तत्पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज
जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।